हाँ तो बच्चों जो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 11.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपने थ्योरी पूरा देख लिया। अब थ्योरी के बाद हम लोग उस क्वेश्चन को करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया, उसको आप उसको देख सकते हैं वहां से। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पहले रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी कि क्या मोटे मोटे तौर पर पूछ रहा है, एम और सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से पहला और दूसरा पार्ट जो है इसमें से कोई एक पार्ट मैं आपको बता देता हूं। मैं 10th का सेकंड पार्ट बता देता हूं मैं, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट बता दूंगा ताकि आधा आप भी कर लीजिए आधा हम कर देते हैं भाई। 3x प्लस 3y इक्वल्स टू -5, सॉरी -5 नहीं भाई, +5 इक्वल्स टू 0 दिया है, +5 इक्वल्स टू 0। क्या पढ़ा था हमने, हमको y को सब्जेक्ट बनाना है, तो y सब्जेक्ट बनेगा तो 3y इक्वल्स टू -6x -5, तो y इक्वल्स टू -6/3 x -5/3, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2x -5/3, यानी कि m की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई -5/3। ये तो हो गया भाई प्रोसीजर। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होता तो m क्या था भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कोफिशिएंट ऑफ x यानी 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी दैट इज -2, और y इंटरसेप्ट यानी कि c जो था, c क्यों लिखा थी, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए इससे भी डायरेक्ट आंसर आया था -2 एंड 5/3। अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वही मैंने बताया था क्वेश्चन के वेटेज के ऊपर डिपेंड करता सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो भाई आप डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन अगर लंबा है तो आप पूरा स्टेप दिखाएंगे। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। देखिए फोर्थ पार्ट में दिया y + 3 = 0, y सब्जेक्ट बना इक्वल टू -3 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, 0 × m -3। ठीक है, तो यानी कि सॉरी 0 × x -3, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास -3। ठीक है, ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ रहा तो आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है ये भी हमको बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं सेकंड पार्ट करा देता हूं आपको, फिर थर्ड पार्ट करा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप फिर ट्राई कर सकते हैं इसको भाई। देखिए लिखा है 11 के सेकंड पार्ट में 3x + 2y + 12 = 0। तो पहला स्टेप आपको बताइए कांस्टेंट को क्या बनाना था हम लोग को, पॉजिटिव, फिर जो कांस्टेंट है हम लोग पूरे कैसे करना होता है, डिवाइड भाई 1 बनाना है, फिर वहां पर फिर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर मेरे पास x अपॉन -4 प्लस y अपॉन -6 = 1, x इंटरसेप्ट -4 y इंटरसेप्ट -6। ठीक है, ये आप ट्राई कर सकते हैं फिर इसको भाई। इसी के आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो हम लोग का दिया हुआ देखिए लिखा है, क्या लिखा है 2x + 2y + 3 = 0, 2y + 3 = 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो -2y = 3। अब देखिए 0 × x -2y = 3, तो हम लोग अगर लेकर आते हैं इसको तो 0 × x अपॉन 3 -2y/3 = 1। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, तो 0 × x था तो x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, x इंटरसेप्ट क्या है मेरा, अनडिफाइंड, तो y इंटरसेप्ट खाली क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो 0 × x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -3/2 = 1। तो x इंटरसेप्ट अनडिफाइंड है और y इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास, -3/2, यानी कि जो लाइन होगी पैरेलल टू कैसे चली जाएगी मेरी, पैरेलल टू कैसे जाएगी भाई, कोफिशिएंट ऑफ y है तो पैरेलल टू कैसे चली जाएगी मेरी, जल्दी सोचिए, पैरेलल टू x या पैरेलल टू y, कोशिश करिए दिमाग दौड़ाइए, क्या होता है, पैरेलल टू x होगा कि पैरेलल टू y होगा। y इंटरसेप्ट अगर दिया तो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, याद रखिएगा हमेशा। अगर x इंटरसेप्ट देगा तो पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस होता है, यानी कि लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी, x एक्सिस, इसीलिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं काट कर सकती है, 0 भी लिख सकते हैं, अनडिफाइंड लिख सकते हैं, एज द केस में भी। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट लिखा है दिस लाइंस आर पैरेलल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपको करवा चुके हैं। 12 का फर्स्ट पार्ट भी मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 टाइप का क्वेश्चन पहले ही करा दिया, 1 से 9 तक के बीच में सारे क्वेश्चन थे पैरेलल और परपेंडिकुलर टाइप के, तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, उस टाइप के क्वेश्चन को आप उससे ट्राई कर लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो जाता तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। और थोड़ा सा दिक्कत एक और चीज हो सकती है आपको कि भाई हो सकता है बुक में क्वेश्चन मेरे मैच ना करे, तो आप थोड़ा मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बुक की एडिशन थोड़ी सी पुरानी है, तो हो सकता है नए बुक में जो आपके हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन हो, तो उसको भी आप डाउट में सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो वो नए बुक से मैं देखकर वो क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखा अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा, 2 अल्फा एंड -2, 3, और इससे पास करता हुआ लाइन जो है परपेंडिकुलर टू 4x + 3y -7 = 0, इसके परपेंडिकुलर है, तो उसे बोला k की वैल्यू बताइए कितनी होगी। 13 का फर्स्ट पार्ट है भाई, 13 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट, ये लाइन 1-2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई हमको पता है
दो लाइन अगर पास परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। भाई इसका m1 अगर निकालना चाहिए स्लोप तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई 3 माइनस 2 अल्फा अपॉन -2 माइनस अल्फा। ये हो गया m1 m2। इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1। देखिए भाई माइनस से माइनस से काट दिया मैंने, ब्रैकेट ऑफ करने आपको आएगा 12 माइनस 8 अल्फा इक्वल्स टू -6 माइनस 6 अल्फा। तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, उधर जाएगा तो 2 अल्फा, अल्फा को कितना जाएगा भाई 9। ठीक है, अल्फा के लिए मेरे पास 9 आ गया। भाई कैलकुलेशन को थोड़ा सा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से थोड़ा जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलती हो जाए, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती होगी जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसको सही कर देंगे। ठीक है, लिखा भाई इफ लाइंस दिस दिस एंड दिस आर थ्री कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो भाई एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं फटाक से। पहले हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, अब कह रहा है थ्री कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। मान लीजिए ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गया। फिर है क्या भाई x माइनस ay प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया भाई ये। फिर तीसरा का सॉरी कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ ये तो इतने सारे क्वेश्चन होता है किसी में मिस हो जाता है। bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए भाई ये तीन कॉन्सेक्यूटिव लाइंस है, करा a और b की वजह बताइए। थोड़ा सोचा जाए, ध्यान से सोचिए फिर से। ये लाइन परपेंडिकुलर टू दिस होगा और दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस होगा, या ये लाइन पैरेलल टू दिस होगा। भाई बहुत सारे केसेस बना दिए मैंने, अब जो आपको सुविधाजनक लगे वैसे करिए, कोई मतलब की बात नहीं है। इसको मान लीजिए L1 तो स्लोप इसका M1, इसको मान लेते हैं L2 तो स्लोप मान लेते हैं M2, इसको मान लेते हैं L3 तो स्लोप मान लेते हैं M3। तो M1 जो होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो -3। M2 जो होगा मेरा क्या हो जाएगा भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/a। M3 जो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो b/2 हो गया। ठीक है, ये तीनों लाइन का हमने स्लोप अलग अलग निकाल लिया M1 M2 M3 का। ठीक है, तो हमको पता है क्या होगा भाई M1 इक्वल्स टू M3 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो -3 इक्वल्स टू -b/2, माइनस माइनस करके तो b को लिख दिया मेरे पास 6 आ गया। और दूसरा केस पता है क्या, M1 और L1 L2 आपस में क्या है भाई, L1 और L2 आपस में क्या है, यहां देखिएगा L1 पैरेलल टू L3 का केस मैंने लगाया है। अब यहाँ पे केस लगाने जा रहा हूं क्या मैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि क्या हो जाएगा भाई आपका -3 इंटू 1/a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। देखिए भाई ये 13 का सेकंड पार्ट हो गया आपके बुक का क्वेश्चन। ठीक है, 13 के सेकंड पार्ट पे अब देखिए भाई दिया फॉर्म है पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर जो अगला आपको दिया क्वेश्चन नंबर 14 में लाइन के पेयर्स दिए, कहा पता करिए कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है भाई, कि क्या ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। तो भाई पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है ये आप हमें बताएंगे छोटा सा बात। तो भाई आपको यही बताएंगे हमको कि सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, लेकिन नो टू साइड्स मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि ये पैरेलल टू ये होगा, ये पैरेलल टू ये होगा। ये बात आपको समझ में आई रही है। तो साइड्स अगर दिया था तो हम लोग कॉन्सेक्यूटिव साइड्स लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर ये हो गया आपका कितना x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है भाई, अब चलिए चेक कर रहे हैं हम लोग फटाक से सबों को। भाई ये L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है, ये मेरा L4 है। तो L1 का जो स्लोप होगा M1 वो कितना है 3/4। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। L2 का स्लोप जो M2 है वो कितना है -1/2। L3 का जो स्लोप है जो M3 होगा, L3 का स्लोप M3 उसको मेरा कितना होगा फिर से 3/4। और L4 का जो स्लोप होगा क्या होगा M4, इसका स्लोप हो जाएगा -1/2। देखिए इनका इसका स्लोप आपस में बराबर है, इसका स्लोप आपस में बराबर है, यानी कि L1 पैरेलल टू किसके हो गया L3 एंड L2 इज पैरेलल टू L4। ये बातें समझ में आ गई होगी, क्या हो गया भाई L1 पैरेलल टू L3 एंड L2 पैरेलल टू L4। ये बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें कहा है क्या कि प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो पैरेलल तो भाई किसमें होती है, रेक्टेंगल में भी तो पैरेलल ही होती है, लेकिन रेक्टेंगल में दो जो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स होते हैं आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर भी होती है। तो हमें चेक करना पड़ेगा सिंस L1 is not perpendicular to L2 and L3 is not perpendicular to L4, therefore it is a parallelogram। क्या बना दिया भाई
पैरेललोग्राम बना दिया। ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी दिमाग में कि पैरेललोग्राम करने के लिए हम लोग क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया भाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए बहुत ध्यान से थ्योरी पे अपने कमांड करिए भाई। सबसे पहला चीज आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बोलता हूँ। आप लोग भी कहेंगे सर एक ही चीज बार बार बोल के पका देते हैं हमको, लेकिन भाई बोलने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो उस पर्पस को आप समझिए कि आप कमांड थ्योरी पे करेंगे, कभी भी क्वेश्चन पे कमांड नहीं करता है कोई, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं भी भाई यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड से पढ़ते हुए मैंने ISC CBSE सारे बच्चों को पढ़ाया, और इवन यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि अब हिंदी के टर्म्स थोड़े से याद नहीं रह गए हैं, क्योंकि सालों हो गए पढ़े हुए मुझे भी। तो ये बात अलग है। तो कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी लगाइए, क्वेश्चंस पे क्लियरिटी नहीं। क्वेश्चंस तो किसी भी तरह आएंगे, सॉल्व होंगे ही होंगे। अगर प्रॉब्लम जनरेट हुआ है तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। चलिए लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड y इंटरसेप्ट इज 5। देखिए भाई, तो लाइन जो है पैरेलल है x - 3y + 5 = 0, और जिसका c दिया है 5 है, ठीक है। तो इस अरे भाई ये तो सेम वही क्वेश्चन ही दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका स्लोप जो होगा m कितना आ जाएगा भाई 1/3, तो y = 1/3x + 5, ठीक है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो बस वही माइनस प्लस का बस लोचा है, कुछ और है नहीं। देखिए 3y = x + 5, ये क्यों क्वेश्चन दिया हम भी नहीं समझ पाए, थोड़ा देखिए। तो आंसर सेम वही आंसर चला आता है, जो क्वेश्चन था वही आंसर, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट c 5 ही था। बस यहाँ 15 हो जाएगा, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई, बस 15 और 5 का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। फर्स्ट पार्ट था भाई, इसमें 2 पार्ट है, हाँ 2 पार्ट है भाई। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट फिर से वही परपेंडिकुलर दे दिया, तो स्लोप आप वहां से नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको पता ही है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग के पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है 2x + 5y + 7 = 0। तो यहाँ से जो m आएगा कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। हमको जो m यूज करना है दैट इज m2, वो होगा कितना 5/2। तो y कॉस्ट कितना आ जाएगा 5/2x प्लस y इंटरसेप्ट कितना दिया होगा भाई -3 दिया, तो प्लस नहीं होगा भाई -3 हो जाएगा, -3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े प्यार से, ये 5 है भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए लिखा है प्रूव दैट द लाइन दिस एंड दिस लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस इज इतना, ठीक है। चलिए तो भाई सबसे पहले तो पॉइंट एक दे दिया है, जो पॉइंट क्या हमारे पास है x1, y1, जिससे लाइन पास करी तो क्वेश्चन हो जाएगा y - y1 = mx - x1। और जिसके ये पैरेलल है, इसके ये किसके पैरेलल है भाई, तो वो दिया हम लोग को इक्वेशन ax + by + c = 0। तो इसके पैरेलल इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे फटाक से, क्या हो जाएगा भाई m1 - a/b, और पैरेलल इसलिए m2 भी कितना होगा -a/b ही होगा। यूज कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए y - y1 = -a/b x - x1, इधर उधर स्विच करके ट्रांसफर कर लीजिए, ax - x1 + b y - y1 दिस इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर भाई। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर टू इतना 2x - 3y - 5 = 0। देखिए भाई इक्वेशन को मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, और x इंटरसेप्ट यहाँ दे दिया भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x इंटरसेप्ट दे दिया, इसने थोड़ा सा बदमाशी कर दिया बुक वाले ने भाई। x इंटरसेप्ट दे दिया कितना 4 या -4 कह सकते हैं, -4 दे दिया, ठीक है। x इंटरसेप्ट कितना दे दिया मेरे पास -4 दे दिया। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लेंगे फटाक से। अच्छा परपेंडिकुलर की पैरेलल भाई मैं भी लिख लूं, परपेंडिकुलर बोला तो m1 जो होगा मेरा कितना होगा भाई 2/3। तो जो हम लोग का लाइन का m2 जो होगा वो कितना होगा -3/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल। जब भी परपेंडिकुलर लाइन होगा तो क्या करते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल, आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अच्छा भाई x इंटरसेप्ट दे दिया तो कुछ करना नहीं है, x इंटरसेप्ट -4 हो गया, यानी कि x एक्सिस पे कट रहा होगा तो वहां पे -4 होगा। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता तो वहां y क्या हो जाता भाई 0 हो जाता। तो पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा -4, 0। फिर से समझ लीजिएगा, x इंटरसेप्ट दिया तो x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x पे कटने वाला पॉइंट। तो x पे जहां कट रहा है वहां पे लेंथ कितना कट रहा है -4। तो जब भी x पे कटेगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो इसीलिए हम लोग ले लेंगे 0। तो इक्वेशन हो जाएगा मेरा y - 0 = -3/2 x + 4। ये हमारे पास चला आया इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा और लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है परपेंडिकुलर इतना, अब ये आप कर सकते हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच परपेंडिकुलर लाइन दिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका उसने बदल दिया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, तो मैं ये कर देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 18 सेम ऐसा ही है, परपेंडिकुलर दिया है,
और एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता है फिर आपसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। 19th पर आते हैं। देखिए दिखा है 3x + 2y - 8 = 0 और इसका स्लोप जो होगा m1 होगा -3/2 और इसके परपेंडिकुलर लाइन का चाहिए तो m2 जो होगा मेरा कितना हो जाएगा भाई, नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/3 और 5, -2 एंड 2, 2 के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट इसका कितना हो जाएगा भाई, 3/2, 0। देखिए भाई मिड पॉइंट इसका 5 + 2 सॉरी 7/2 हो जाएगा भाई। 5 + 2/2 7/2 -2 + 2/2 यानी कि 0/2। अब हमारा इक्वेशन क्या होता है भाई, y - y1 = mx - x1। ये 7 है भाई, फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन हो गया आपको। देखिए 20वां क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा जाए। देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,3 एंड 7,6। ओह बोर्ड भी भर गया भाई, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, मैं फटाफट से बोर्ड से रब कर दूं भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें लिख के दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिख के दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,3 इतना फाइंड द इंटरसेक्ट ऑफ द लाइन लेंथ ऑफ द पोर्शन लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस। भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3,3 और 7,6 से पास करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ 11th टाइप का एक इक्वेशन निकल कर आएगा। फिर उसने पूछा कि लेंथ ऑफ पोर्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि लेंथ ऑफ पोर्शन ए एंड बी, तो ए और बी निकाल लेंगे पॉइंट और उसके बाद उसी का क्या निकाल देंगे आप, फटाक से लेंथ निकाल देना, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारे पास मेथड आ गया कि कैसे नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे ये बताइए हमें, ठीक है। रिड्यूस द फॉर्म विद नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ करा देता हूं आपको, जिसमें थोड़ा टफ है। √3x + y - 8 = 0। क्या करेंगे भाई, √3x + y = 8, √3 + 1 यानी कि 2, √3/2x + 1/2y = 4। अब इसको आप देखिए कितने डिग्री पर होता है भाई, और ये कितने पर, ये साइन अल्फा है और ये कॉस अल्फा, साइन अल्फा। कॉस की कौन सी वैल्यू होती है जिसके लिए √3/2 होता है, तो आप फटाक से बोलेंगे सर कॉस की वैल्यू √3/2 एट कितने डिग्री पर होती है भाई, फिर सोचिएगा एट कितने डिग्री पर होती है, एट 30 डिग्री पर। तो x cos 30 तो y sin 30। अच्छा बस एक आप खोजेंगे, दूसरा अपने मन से वही मिलेगा क्योंकि x cos अल्फा + y sin अल्फा होता है, ये एंगल चेंज नहीं हो सकता भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था उसको थर्ड पार्ट में करा दूंगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, 0 × x + y = 2, अंडर रूट में 0 + 1 यानी कि 1 से डिवाइड करना हम लोग को, ठीक है। तो 0 × x + 1 × y = 2, ठीक है। अब cos की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है भाई, आप फटाक से बताएंगे कितने डिग्री पर होती है भाई, 90 डिग्री पर होती है। तो x cos π/2 + y sin π/2 = 2। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर फॉर्म। अच्छा ये हो गया p की वैल्यू और ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। अब आते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में देखिए x = -3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो -x + 0 × y = 3। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 0 यानी कि 1 से डिवाइड करना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -x + 0 × y तो -1 और = 3। cos की वैल्यू -1 और sin की वैल्यू 0 कितने पर होती है, एट 180 डिग्री पर होती है। तो x cos π + y sin π = 3, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी फटाफट आप इतना जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि अपना जल्दी आ जाएगा। चलिए आ ही गया तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एंगल बिटवीन लाइंस हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए आप ध्यान से देख रहे होंगे कि हमको एंगल निकालना फटाफट आना चाहिए। तो अब यही इसको एंगल निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड अच्छे से होना चाहिए, तभी आप एंगल फटाफट निकाल पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए भी दिक्कतें होंगी ही होंगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एंगल फटाफट निकल जाए हमसे। तो अब आते हैं हम लोग एक अगला टॉपिक हमारे पास है, एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, तो इसका एंगल बिटवीन लाइंस जो होता है tan अल्फा या थीटा जो भी लिखना चाहें, ये होता है m1 - m2 / 1 + m1 m2, where m1 is the slope of one line and m2 is the slope of
अदर लाइन। दो लाइन डिफरेंट डिफरेंट दिए रहेंगे, दोनों को स्लोप अलग अलग निकाल लीजिए, उसको m1 m2 की जगह पुट करके सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, मॉडुलस मैंने लिखा है, यानी कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती होंगी तो देखिए थोड़ा ध्यान से, इंटरसेक्ट किया तो एक एक्यूट एंगल बनाता है, ये क्या है मेरा एक्यूट, और ये मेरा क्या है ऑब्ट्यूज। तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को कंसीडर नहीं किया जाता। ये चीज ध्यान रखिएगा दिमाग में हमेशा। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस y माइनस 3a y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड रूट 3y माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो भाई सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y यानी कि सिर्फ रूट 3, और m2 का स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 यानी कि हो जाएगा ये 1 बाई रूट 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्लोप, एक का m1 आ गया, दूसरे का m2 मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालना होगा, तो हम लोग अगर निकालना चाहें तो हम लोग के पास कितना एंगल आएगा, थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, मॉड में रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3। ठीक है, मॉडुलस मैंने क्लोज कर दिया भाई, कट गए ये भाई लोग आपस में, तो अब बचेगा कितना मेरे पास 3 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, देखिए ध्यान से 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2, कट गया 2 से 2 कट गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 बाई रूट 3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। ठीक है, ये आपका एंगल निकल आ गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। ये भी सीधा क्वेश्चन है 23 वाला भी, ट्राई करिएगा, फर्स्ट जाता फिर से आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा 2 लाइन्स पासिंग थ्रू कॉमा 2,3, दो लाइन पास करिए 2,3, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल दिया है। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन यानी कि एक लाइन का स्लोप जो है मेरा 2 है, तो m2 कितना होगा और इसके साथ इसका इक्वेशन कितना होगा, ये इतना क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई दो लाइन है एक पॉइंट से पास कर रही है भाई, उस पॉइंट का नाम दे दिया गया 2,3। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, इन दो लाइन के बीच का एंगल जो है 45 डिग्री है, और इसमें से एक का स्लोप क्या है मेरे पास 2 है, तो दूसरे का इक्वेशन पूछा गया, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे पास। देखिए फिगर आपको क्लियर हो गया होगा दिमाग में फिगर के हिसाब से। तो हमारे पास मोटी मोटे तौर पे जो जो चीजें हैं हमें जो पता है भाई, सबसे पहले हम लोग बेसिक में चलते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है भाई, मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan 45 डिग्री यानी कि 1 हो गया, m1 हो गया मेरे पास 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। ये सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे दो बातें हमारे पास है, या तो 1 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m1 m2 होगा, या तो माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, सर आपने बोला था पॉजिटिव लेना, तो यहाँ नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझ लीजिएगा, जो आपको मैंने कई बार बता दिया चुका है। अंडर रूट ऑफ एक्स का जो होता है मॉड ऑफ एक्स होता है, तो जब भी मॉड से बाहर एक्स निकलता है तो प्लस माइनस होकर निकलता है। जब भी हम लोग को वेरिएबल के साथ निकलेगा, जैसे अगर ये क्वांटिटी अगर फिक्स्ड होती, जैसे कोई न्यूमरल होता, तो लोग डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लिख लेते, लेकिन यहाँ पर m2 की वैल्यू है, हो सकता है इस पूरे क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आए, तो अब इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। हो सकता है पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव को फिर से हमको क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस के इक्वल हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भाई, 1 प्लस 2m2 इक्वल टू 2 माइनस m2, इधर उधर ट्रांसफर कर दिया तो भाई आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 3m2, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1/3। याद करेंगे तो -1 माइनस 2m2 इक्वल टू 2 माइनस m2, इधर उधर फिर स्विच करेंगे तो -3 इक्वल टू माइनस m2 सॉरी प्लस m2, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई -3। तो m2 की दो वैल्यू आ गई, या तो -1/3 या तो -3। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 इक्वल टू m ले सकते हैं -1/3 x माइनस x1, या y माइनस y1 माइनस x माइनस x1।
ये दो आपके पास आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24 आपको मैंने करा दिया, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना विड्थ और मेक्स इक्वल एंगल विद दिस एंड दिस, ठीक है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन अब शुरू हो गए हमारे पास, तो बड़े क्वेश्चन को थोड़ा करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर देता, पानी पी लेते हैं पहले, ठीक है। तब तक आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। फिर से एक बार और समझा देता हूं मैं। देखिए भाई, एक पॉइंट से पास करते लाइन का इक्वेशन निकालना था। इस पॉइंट से दो पॉइंट लाइन पास करी थी, उन दोनों के बीच का एंगल को डिवाइड कर दिया हुआ था। एक का स्लोप m1 था, दूसरे का इक्वेशन पूछा गया था। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया था, ये चीज ध्यान रखना आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है भाई, आपको पता है दिमाग में कि हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगा दिया जिससे स्लोप निकल आया, और एक पॉइंट पहले से दिया हुआ था, वो पॉइंट हमने सेटिस्फाई करा दिया, हमारे पास आंसर निकल के चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे पास है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, समझने की कोशिश भी करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप समझ जाएं इसके बारे में क्या चीजें बातें कह रही हैं इस क्वेश्चन में। सोचा जाए अगर 25 के बारे में, देखिए लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू 4,5, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू m x माइनस 4। हमारा m अब हमारा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अब कह रहा है कि ये जो लाइन है, दो लाइन से इक्वल एंगल बना रही है। एक लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल 0। इन दो लाइन से इक्वेशन क्या बना रही है, लाइन इक्वल एंगल बना रही है। थोड़ा ध्यान से सोचा जाए भाई, इसके साथ एंगल, इसके साथ एंगल आपस में क्या है, बराबर। यानी कि अगर इसके साथ एंगल अगर tan थीटा बना रही है, tan अल्फा बना रही है, तो उसके साथ एंगल क्या बना रही है, tan बीटा। अल्फा इक्वल टू बीटा हम लोग को दिया हुआ है, तो दोनों एंगल क्या आपस में बराबर, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। एंगल सेम है, तो मैंने एक अल्फा ले लिया, एक को बीटा, तो tan अल्फा tan बीटा बराबर होगा। अब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप जो होगा, m जो होगा, m1 मान लेता हूं मैं, ये 12/5 हो जाएगा। यहां से अगर मैं m निकालना चाहूं तो ये मान लेते हैं m1, इसका m2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4। अब tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, मॉड में 12/5 माइनस m अपॉन 1 प्लस 12/5 इंटू m। यहाँ कितना हो जाएगा भैया आपको फटाक से देखिएगा, 3/4 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू m। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हो गया, अब इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व करना है। तो 12 माइनस 5m अपॉन 5 प्लस 12m का क्लोज 3 माइनस 4m अपॉन 4 प्लस 3m। अब यहाँ से वही दो ऑप्शन हमारे पास है। एक बार क्या करेंगे, 12 माइनस 5m अपॉन 5 प्लस 12m इक्वल्स टू 3 माइनस 4m अपॉन 4 प्लस 3m। इसको सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 5m अपॉन 5 प्लस 12m इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ 3 माइनस 4m अपॉन 4 प्लस 3m। इन दोनों का ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर रहेगा वही हमारा डिजायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू आप पता कर लेंगे, m की वैल्यू निकालते ही आपके पास आंसर फटाक से चला आएगा। तो बहुत चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, फटाफट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अच्छा भाई, ये लंबे लंबे सोल्यूशन से इसीलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन का जहां से पोर्शन आ रहा है वही से मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप कर सकते हैं भाई, कैलकुलेशन हमसे मत कराओ यार, कितना कैलकुलेशन कराओगे। चलो आप देखते हैं भाई आगे, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स द लाइन दिस। देखिए भाई, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया मेरे पास जो 1,3, सॉरी इसको मत जोड़िए भाई, हम इसको लाइन मान लेते हैं, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल 0। कोई एक पॉइंट, जो दो पॉइंट हमारे पास थे, एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है कितना 1,3, और दूसरा पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया 2,7। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये k:1 कितना है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज हमको ये पॉइंट पता करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का है, और हमको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, इको करके मेरी आवाज, चलिए क्या होता है, कुछ होता नहीं है, वो होता है यही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पे कॉमन पॉइंट होता है। यानी कि हम लोग को अगर ये पॉइंट मिल जाए किसी भी तरीके से, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को k की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ये पॉइंट हमें निकालना है तो हम लोग मानते हैं, देखिए भाई रेशियो मैंने लिया हुआ था कितना
1,3 2,7 तो 1,3 k is to 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा फिगर मैं अच्छे से बना देता हूँ, नहीं तो फिर आपको क्लियर वो नहीं होगा, कहेंगे सर आप नीचे वाला क्यों नहीं लिए, ऊपर वाला क्यों के लिए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपको फिर क्लियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ा देखिए, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में बात करें थोड़ा हम लोग, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखिए थोड़ा सा 1 कॉमा क्या दिया है, 3 दिया है, तो 1,3 यहां पर कहीं है और 2,7 कहीं यहां पर होगा, 2,7 यहां पर कहीं, ये ज्वाइन किया हमने आपस में। ठीक है, अब स्लोप -1/3 3 -3 आ रहा। अब जो लाइन है कुछ ऐसे पास कर रही है, तो ये 1,3 और ये 2,7 और ये लाइन हमारा हो गया क्या, 3x + y -9 = 0। हमको ये हमने बताया था एक्स एक्सिस के थ्रू ही हम लोग हमेशा रेशियो लेते हैं, तो k:1 रेशियो मैंने इसीलिए लिया था। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने के ऊपर लिया था। उसमें मैं तो देख के समझ गया, तो आपको मैं देखने के लिए मैंने इस व्यू बना दिया। इसमें रेशियो जब भी हमेशा कंसीडर करते हैं हम लोग एक्स के साइड से कंसीडर करना शुरू करते हैं, एक्स के साइड से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, या इधर चाहे उधर जैसे भी जाना हो, हमेशा एक्स के साइड से हम लोग हमेशा सपोज करते हैं के और 1 को। ठीक है, अब देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 2k + 1 अपॉन k + 1 कॉमा 7k + 3 अपॉन k + 1, ये आ गया ये पॉइंट k के फॉर्म में। अब ये पॉइंट जो है दोनों पॉइंट पे लाइक करेगा, क्योंकि कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है भाई, कॉमन पॉइंट, यानी कि दिस मस्ट सेटिस्फाई द लाइन दिस, तो क्या हो जाएगा 2k + 1 अपॉन k + 1 माइ प्लस 7k + 3 अपॉन k + 1 -9 = 0 हो जाएगा। 6k + 3 + 7k + 3 -9k -9 = 0। 7 6 13 में से 9 चला गया, कितना बचे भाई, 4k 3 3 6 -3 = 0। k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/4, वहां पुट करेंगे तो 3/4 = 1, यानी कि 3:4 का आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर हो गया 26। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करूंगा, फिर उसके बाद फिर सभी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और कोशिश करूंगा मैं आज के आज ही आपको इसका सोल्यूशन पूरा मिल जाए। फिर तब तक चैनल पे अपना प्यार बना रहिए, तब तक फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।